नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जहाँ जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुकाम नहीं होता। प्रोफेसर वसीम बरेलवी के ये शेर शबी हैदर जैदी साहब की शख्सियत पर सही बैठते हैं और सही बैठना भी चाहिए, क्योंकि महज 2.5 साल की उम्र में वो सेथल से पंजाब चले गए और वहाँ उन्होंने जो है तमाम मुकाम हासिल किए। हम एक एक चीज़ को बताएंगे। उनकी जो ज़िंदगी है वो यकीनन एक मिसाल भी है और ये भी मिसाल है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और मुकाम हासिल करते रहना चाहिए। और सीखने की ना कभी कोई उम्र होती है, ना वक्त होता है, ना ही ये होता है कि आप किसी एक फील्ड से सीखें। इसी तरह यही वजह है कि उन्होंने कई फील्डों के एक्सपीरियंस हासिल किए। वो अहम बात यह है कि महज 2.5 साल की उम्र यहाँ सेथल से, जो सेथल की अगर हम बात करें तो बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ से पंजाब चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं से हासिल की। इसके बाद उन्होंने जो है एमए वो उर्दू में किया, इसके अलावा उन्होंने एमएड किया, इसके अलावा एलएलबी किया और पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। लेकिन क्योंकि मंजिल कुछ और थी और उसके बाद वो एयरफोर्स में 1984 में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ये 16 साल का वक्त उन्होंने उसमें गुजारा। वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया और फिर मंजिलें कुछ और हासिल करनी थी और अपनी जॉब के दौरान ही उन्होंने एलएलबी भी पास आउट किया। और उसके बाद 2001 में जो है 2003 में उन्होंने जो है फिर वकालत में अपने आप को शामिल किया। और ये फिर जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो और मंजिलें हासिल करते हुए पीपीएस का एग्ज़ाम पास आउट किया और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर वो फिलहाल अभी पंजाब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यकीनन सीखने का जज्बा जो है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है और बहुत अहम बात यह है कि वो उससे बड़ी शख्सियत इसलिए है क्योंकि वो बेहद सादा पसंद इंसान है, शाइस्तगी है, संजीदगी है और तमाम चीज़ें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबी हैदर जैदी साहब, जो कि पंजाब में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तमाम जो शोबे हैं उस पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ है, क्योंकि उन्होंने कई सब्जेक्टों में मास्टर किया और उसके बाद जो है वकालत के में ख़ास तौर से क्राइम के क्षेत्र में जो है लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने अपनी ज़ुबान से आपका तमाम तारुफ देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपने जितनी पढ़ाई लिखाई करी, जितना हासिल किया, उसके मुकाबले जो मेरा तारुफ है वो कम है। मैं चाहता हूँ अगर आप कुछ और इसमें इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी, स्टूडेंट समझता हूँ। क्यों? वकालत को मैंने क्यों चुना? वकालत जो है ना, वो जब तक हर केस फैसले पर मबनी है और वो फैसला रिजल्ट है। कक्षाओं के रिजल्ट हर साल निकलते हैं, लेकिन आपकी तरक्की का रिजल्ट, एक वकील की कामयाबी इस बात पे मबनी होती है कि वो अपने क्लाइंट को क्या रिजल्ट देता है। और अगर रिजल्ट अच्छा होगा, आपको सक्सेस मिली, तो आपकी यकीनन क्लाइंटेज भी बढ़ेगी और आपका इस फील्ड में नाम भी होगा और आपकी पकड़ गिरफ्त दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और कई बार ऐसा होता है बहुत सी चीज़ों में कि फेस भी मैटर करने लग जाता है और वो एक उम्र और एक्सपीरियंस के साथ ही हो पाता है इस शोबे में खासतौर पर। जो आपकी पूरी ज़िंदगी है वो आपने केवल एक फील्ड में ही मास्टरी हासिल नहीं की, कई फील्डों में आपने हासिल की और तमाम चीज़ें हैं। क्या वजह है कि आपके अंदर जो पूरा आपकी अगर हम बायोग्राफी देखें तो उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर किया, वकालत में भी किया, इसके अलावा अगर आप देखें उर्दू में भी आपने मास्टरी हासिल की, तमाम शोबों को छूने की कोशिश की और आज भी आप सीखना चाहते हैं। क्या वजह है कि इतना जो दिलचस्पी है हर क्षेत्र को सीखने और समझने की है? हम जब यहाँ पे आए हैं, जब दुनिया में आते हैं, तो ये अमली दुनिया है और अमल करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ, आपको जब नॉलेज होगी तभी आप अमल कर पाएंगे। जब किसी से आप बात करेंगे और कुछ आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो लेकिन मेरे लिए अच्छी। क्यों? दुनियावी एतबार से आदमी, हर शख्स जाता है, वो एक शेर है कि हर शख्स भागता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर चाहता ये है कि हमें रास्ता मिले। तो
पहले भीड़ की तरफ भागना है और वहां अपने आप को स्टेब्लिश करना है। और भागने से का मुराद ये नहीं है कि वहां भीड़ छोड़ के भाग जाओ, भीड़ को समझा के तब निकलो। भीड़ के से भागना तो यह है कि आपने अपना मतलब हासिल किया और उसके बाद चल दिए, लेकिन भीड़ को समझा के अगर आप जाएंगे तो आपका पता चलेगा कि ये कौन है। और परिचय जो है, क्योंकि आदमी जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो वही आदमी जिंदा रह पाता है जो अपने फील्ड में एक नुमाया कामयाबी हासिल करता है, और जो कामयाबी हासिल करता है जो समाज को फायदा पहुंचाता है। और जो समाज को फायदा नहीं पहुंचाता है तो उसका मतलब कोई ज्यादा फायदा नहीं है। उसने अपना फायदा किया, वक्ती तौर से निकल गया, उसका मैं समझता हूँ कोई ज्यादा फायदा नहीं। मैं थोड़ा सा फील्ड की तरफ आपके आ रहा हूँ। क्राइम की फील्ड में लगातार आपने बहुत सालों से, करीब 20 साल का अरसा पूरा गुजरा है। एक हम बहुत मोटा मोटी आंकड़ा जब उठाते हैं तो तकरीबन हिंदुस्तान में इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग में हैं। अब उसमें क्राइम के ज़्यादा होंगे, जाहिर बात है। क्या वजह है कि 20-20 साल लग जाते हैं केस का रिजल्ट आने में? और स्पेशली मैं क्राइम के क्षेत्र में चाहता हूँ उसमें, क्योंकि आपने सालों साल सेवा की है, मैं चाहता हूँ क्राइम के केस में क्यों इतना साल लगते हैं, और इस वजह से जो न्याय है, न्याय व्यवस्था है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ये तो ऐसी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं समीर भाई। एक चीज़ नहीं है, एक तो ये सबसे बड़ी आबादी और उसकी मुनासबत से कितना इल्म है लोगों के पास, और उसके बाद में कितने जजेस अवेलेबल हैं, कितने काबिल लोग अवेलेबल हैं, और उसके बाद में एक हिकायत है कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी व्यक्ति को हम कंडेम्ड ना करें जब तक कि उसको सुन ना लें, और जब सुनिएगा तो दोनों पक्षों को सुन के फिर ही फैसला देना है। और एक ये भी है कि सारे गुनाहगार छूट जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना हो। तो जब ये दो हिकायतों पे अमल करते हुए काम करना है, न्याय व्यवस्था रखनी है, तो फिर ये ज़रूरी है कि उसमें टाइम लगे, उसमें सोचने का टाइम भी हो और उसमें पूरा मौका दिया जाए। हालांकि सरकार, मौजूदा सरकार भी, पिछली सरकारें भी इस बात में की जुस्तजू करती रही हैं कि किस न किस तरीके से ये चीज़ें कम हों। उन्होंने मीडिएशन सेंटर्स भी स्थापित किए हैं, उन्होंने जो है वुमेन्स के क्राइम के लिए अलग अदालत भी बनाई हैं, और उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए अलग अदालत बनाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से की हैं जिससे कि इसमें गतिशीलता हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के साथ साथ मशीन के पीछे आदमी भी काम कर रहा है, और बहुत से मौक़ात भी आ जाते हैं। तो वहाँ क्योंकि, और फिर उसके बाद में 4-5 जो ट्रैवलिंग है, लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट जाए, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, जिसको भी इंसाफ मिला या कम मिला या नहीं मिला, तो उस लिहाज से टाइम लग जाता है। अदरवाइज तो अब जो व्यवस्था दी गई है वो 6 महीने की, अब जो कानून नया पास होता है तो उसमें कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है, 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है। और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं वो 6 महीने में ख़त्म करने हैं, और जैसे पॉक्सो के मामले हैं बच्चों के मामलों में, वहाँ भी ये 6 महीने की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और इस पे काम हो रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनी हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी बनी हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और होने भी लगे बहुत से मामले जो हैं। अब क्योंकि सरकारें रिपोर्ट्स लेने लगी हैं कि बताइए आपके पास कितने मामले लंबित हैं 2016 के, 2017 के, 2018 के। तो कई बार मैंने देखा कि जो पहले
2010 या 11 के मामले लंबित होते थे, तो अब वो 17-18 पे आके अटक रहे हैं कि 17-18 के ही लंबित हैं और उससे पहले वाले नहीं हैं, उसके पहले वाले फैसला हो गए। तो इस मामले में प्रगति हो रही है। एक अहम सवाल ये है मेरा कि हम जितने भी कानून देखे हैं उसमें बहुत सारे कानून आज भी वही चल रहे हैं जो 1800 में थे, जब हमारा पूरा संविधान तमाम संविधान तो 50 में आया, लेकिन उससे पहले के आईपीसी को तमाम चीजें। क्या वक्त और जब आधुनिक दौर है, आधुनिक जमाना है, आधुनिक सोच लोगों की आ गई, ये बात सही है कि संशोधन हुआ, पॉक्सो एक्ट आया, तमाम चीजें और बदलाव आया, लेकिन आज भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो 150 साल पुराने हैं। क्या उसमें बदलाव की अब जरूरत नहीं है? बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव ऐसा ना हो कि जो मूल स्वरूप है हमारे कानून का, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका हनन ना हो। ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पहले थी वो आज भी चल रही हैं वैसे, और अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। जैसे कि चोरी के लिए है, उन्होंने कहा कि देयर आर 5 प्रिंसिपल टू प्रूव द थेफ्ट। 5 चीज़ें हैं ज़रूरी जिससे कि आप थेफ्ट को प्रूव कर सकते हैं। उसकी अलग तशरीह कर दी और उसके बाद में उनकी व्यवस्था करी कि अगर खुले में से सज़ा होगी 379 में होगी, अगर बंद कमरे में से सामान लेके जाएगा तो 380 में सज़ा होगी। तो उस लिहाज से उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है कि ये जो हैं, जो आईपीसी के 1872 या मतलब उससे पहले के कुछ और एक्ट हैं या बाद के एक्ट हैं 1800-1900 के, तो उसमें संशोधन थोड़ा बहुत उस तरीके से हो सकता है, किया जा सकता है, जिससे कि मामलों में तेज़ी आए और निपटारे में तेज़ी आए। और निपटारे में तेज़ी आने के लिए पार्लियामेंट कर सकती है, उनके वो लोग हैं, सक्षम है सब लोग हमारे पार्लियामेंटेरियन, वो करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे केसेस पॉक्सो एक्ट के आए होंगे जिसने एक बड़ी क्रांति पैदा की बच्चों के लिए खास तौर से, और जो बच्चों के लिए वो बनाया गया कानून, उससे कहाँ तक फायदा मिल रहा है हमारी कानूनी प्रक्रिया को? क्या जो गुनहगार हैं उनको अब जो जब से एक्ट पूरा बना है किस तरह से जो है अपना पूरा काम कर रहा है, और किस तरह के केसेस आपके सामने अब तक आए? ऐसा है कि पॉक्सो के केसेस का सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि ये बच्चों को इंसाफ दिलाने में बहुत अच्छा साबित हो रहा है। जैसे कि मेरे सामने एक केस आया कि एक 4 साल की बच्ची के साथ कुछ इस तरीके से गलत हुआ था। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में दोनों तरफ के पक्ष आ जाते हैं और बीच बचाव की कोशिश करते हैं। वो फिर कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। पंचायत व्यवस्था में उसको बाहर अदालत से बाहर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे ये बात आ जाती है कि किसी तरीके से इस केस का निपटारा करा दिया जाए और ख़त्म हो जाए, किसी पक्ष को सज़ा ना हो। क्योंकि जब सज़ा होती है तो कहीं ना कहीं पे एक प्रतिशोध की क्रिया शुरू हो जाती है, बदले की भावना भी शुरू होती है, तो फिर वो आगे फिर फर्दर क्राइम में डेवलप हो जाती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ एक मनोवैज्ञानिक हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल है कि जब कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होना स्वाभाविक सी बात है। तो अब हुआ क्या उस केस में कि वो 4 साल की बच्ची थी, तब मतलब सेटल सा उन्होंने कर लिया आपस में, और उनके माँ बाप ने भी जो गवाही लिखी हुई थी उससे उलट खिलाफ गवाही दी, उसके फेवर में गवाही दी। उसी हिसाब से बच्ची ने भी गवाही शुरू में दे दी। लेकिन जब ये खिलाफ गवाही की बात आती है तो वहाँ पे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनका रोल शुरू होता है, अभियोजन अधिकारी का रोल शुरू होता है। तो अभियोजन अधिकारी को व्यवस्था है उसमें कि आप उसका वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो मैंने फिर वहाँ पे उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन किया। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब मैंने उस बच्ची से पूछा, क्योंकि वो हो सकता है उनके माँ बाप ने ना बताया हो किस तरीके से सवाल होगा, तो जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ ज्यादती की। तो मात्र उस सवाल ने उस केस की सारी चीज को पलट दिया, और जो अपराधी बाइज्जत बरी होना था उसको 20 साल की सजा हुई।
तो ये चीज़ें अपने आप में जो है अच्छी हैं, और ये जो कानून है पॉक्सो का एक अच्छा कानून है। लेकिन हमें चाहिए, ये सामाजिक कुरीति है, बच्चों के साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सामाजिक तौर पे ज्यादती हो रही है, और बच्चों को वैसे हम लोग अपने अपने बच्चों को सब बतौर माँ बाप हिफाजत करना चाहते हैं। अब कानून में स्पेशली आपको एक प्रावधान दे दिया, पॉक्सो एक्ट बना दिया, अब उससे भी हट के अगर आप फैसला करते हैं तो ये माँ बाप के लिए गलत है। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ज्यादती होती है वहाँ पे न्याय व्यवस्था की मदद करनी चाहिए और सही गवाही देनी चाहिए, ताकि अपराधी को सही दंड मिले। और ये प्रिवेंटिव तौर पे भी हमारे लिए अच्छा रहेगा कानून, और मतलब इसको रोकने के लिए जो क्राइम है, और उचित जब दंड मिलेगा अपराधी को तो आगे से उस तरीके के जो लोग करना चाहते हैं ऐसी चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। एक इस वक्त बहुत अहम केस सुर्खियों में है। यूपी में अमरोहा में 2007 का केस है, सलीम और शबनम का। उसमें शबनम को फांसी होने की, क्योंकि आज़ाद भारत की वो पहली महिला होगी जिसको फांसी हो सकती है। इस परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया था। क्या मैं चाहता हूं कि इस फैसले पर आप अपने एक रोशनी डालें। साथ ही अगर फांसी होती है, अगर फांसी देना आपकी नज़र में सही है तो वो क्यों सही है, और क्या फांसी का जो फैसला होता है किसी की ज़िंदगी लेना, और वो ये बात कही जाती है कभी हाथ के बदले हाथ और ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी, क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है ये सही है? मैं चाहता हूँ इस दोनों चीज़ों पर जो है अपना जवाब। शबनम का केस दरअसल यूपी से ताल्लुक़ है, मैंने उसको खबरों में ही पढ़ा है, और ऑनलाइन थोड़ी सी खबरें, क्योंकि आजकल वो सुर्खियों में ज़्यादा है, तो उसको उसकी दया याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है, उसको फांसी होना है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। हाँ, जहाँ तक कि ये व्यवस्था वाली बात है, इसको रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। कानून में जब हम लोग मंतिक पढ़ते हैं कानून की, जिसको जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं, मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो मैं भी बेटे के साथ साथ पढ़ता हूँ। जुरिस्प्रूडेंस एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो उसमें ये है कि उसमें थ्योरीज दी हुई हैं कि आप प्रिवेंटिव पनिशमेंट दीजिए, आप रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट दीजिए, 4 थ्योरियाँ हैं, अलग-अलग थ्योरियाँ। तो उसमें बताया भी गया है कि ज़माने में कैसा रहा। लेकिन आज का जो दौर है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं किसी मतलब न्याय के हिसाब से तो जो भी है वो सही है कि कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था हो जिससे क्राइम का खात्मा हो सके। वो होगा तब जब अपराधी को भय होगा। भय होना बहुत ज़रूरी है, और भय तभी होगा जब इन मामलों में, ऐसे मामलों में जहाँ पे 7-7 लोग एक फैमिली के कत्ल कर दिए जाते हैं, फांसी होगी। और फांसी होगी, बल्कि और भी जो और तरीके के अपराध हैं उस तरीके की वैसी सजाएं होंगी। लूट मार खुलेआम होने लगी है, उस पर कंट्रोल कैसा होना है। तो ये अब टाइम आ गया है, सरकारों को थोड़ा सा उस तरफ ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो है इस तरीके के अपराधी दोबारा अपराध ना कर सकें। क्योंकि कई चीज़ें कई बार मेरे सामने मेरे मामले आए हैं, यूपी में भी यूपी में तो हो भी सकता है कि एक अपराधी ने कई अपराध किए हैं और कई अपराधियों में मुलव्विस है। एक आदमी पे 4-4, 5-5 मुकदमे चोरी किए तो चोरी के चल रहे हैं। अब वो चोर जो है वो दोबारा चोरी क्यों कर रहा है? क्यों? या तो वो कहीं ना कहीं बरी हो गया पहले केस में, उसको हौसला मिल गया, या कुछ उस तरीके की बात रही जिससे कि उसको प्रॉपर जो है पनिशमेंट नहीं मिला। अब ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर पनिशमेंट मिले। व्यवस्था जो दी हुई है, अगर 3 साल के लिए आप जेल में डाल दें और थोड़ा उसको आइसोलेशन में रखें और वो प्रॉपरली वहाँ उसका सारी देखभाल हो, मनोवैज्ञानिक तौर पे भी हो, तो हो सकता है अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी ठीक हो। लेकिन जहाँ पे ये संगीन जुर्म आ जाते हैं, जैसे कि रेप के मामले हैं,
जैसे कि पॉक्सो वाले मामले हैं, जैसे कि ये जो है मर्डर वाले मामले हैं, डकैती वाले मामले हैं, इन मामलों में ढिलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन मामलों में सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और मैं बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब भी ये क्वांटम पे बात आती है तो ज़रूर ये बात कहता हूँ कि आप इसको, क्योंकि बहुत संगीन मामला हुआ है, तो फांसी की सज़ा दीजिए। मर्डर हुआ है और जहाँ पे साथ में इस तरीके के मर्डर होते हैं, एसिड अटैक्स के केसेस होते हैं, वहाँ मैं मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे कहना चाहिए और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दीजिए। जो प्रावधान है फांसी का वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए। वो होना चाहिए नहीं बल्कि वो प्रक्रिया ज़्यादा देर तक ना रहे, मतलब 2-3 साल के अंदर उसका निपटारा हो जाना चाहिए, ताकि वो फांसी के तख्ते पे झूल जाए और आगे वालों को ऐसे अपराध करने से रोका जा सके। हमारे इंटरव्यू बस अब आखिरी मरहले में है। शबी अजहर जैदी साहब लगातार कानून के समझ भी रखते हैं और लगातार सरकार की तरफ से पूरा तमाम सिस्टम का हिस्सा हैं। आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर भी और कामकाज को लेकर भी एक स्ट्रेस रहता हुआ, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए आप क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ उसकी तरफ भी आप एक रोशनी डालें। मनोरंजन के लिए देखो, ऐसा है कि आदमी के पास शांति का होना बहुत जरूरी है। जब तक शांति नहीं होगी तब तक वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस तो रखना नहीं चाहिए। मेरी अपना ज़ाती मानना ये है कि ज़िंदगी में अगर स्ट्रेस रहा और स्ट्रेस के तौर पे लिया आपने किसी भी काम को, तो आप काम कर नहीं पाएंगे। आप काम तभी कर पाएंगे जब बस स्ट्रेस फ्री रहे आपका दिमाग, और एक आर्टिस्टिक वे में उसको कीजिए, प्रोफेशनली कीजिए कि हाँ भाई ये काम है, अपना काम है, डेली रूटीन है, करना है तो करना है, और इसमें सक्सेस जो है वो सक्सेस लेनी है तो किस तरीके से हासिल करनी है वो उसके लिए जी जान लगा दीजिए, तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। और लेकिन शांति बनाए रखें। शांति बनाने के लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट कहाँ से होगा? एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं कि आप मुशायरा सुनिए। शायर जो है बहुत सोच समझ के चीज़ों को लिखता है और उसकी एक एक वर्डिंग जो है वो सुनने वाली होती है, और क्योंकि अमल वाली बातें होती हैं, तो जैसे वो शेर है अल्लामा इकबाल का, यकीन का अमल है, जिहाद ज़िंदगानी में है शमशेर, तो उस तरीके से शायर वसीम बरेलवी बहुत अच्छे शायर हैं, राहत इंदौरी बहुत अच्छे शायर हैं, राहत इंदौरी का एक अपना अंदाज है। तो इन सब से हमें सीखना चाहिए, और जो भी है जहाँ से नॉलेज मिले ज़िंदगी में लेनी चाहिए, और एंटरटेन अपने आप को करना चाहिए। एंटरटेनमेंट तो आपको खुद ब खुद आने लगेगा अगर आप जो है बहुत लगन से काम करेंगे। जो लगन है वो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है। आपको कहीं और अलग से डांस देखना या ऑर्केस्ट्रा में जाना या उस तरीके से करने की फिल्में देखना, बहुत ज़्यादा फिल्में देखना, वो ज़रूरी नहीं है। आपका जो काम है वो एक तरीके से पूजा के तौर पे आप लें, और वो उसमें आपको यकीनन सक्सेस अगर मिलती है तो खुद ब खुद आप एंटरटेन होते हैं। बस एक आखिरी मैसेज चाहता हूँ, वो जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और जो कानून के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, वकालत के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज आप दीजिए, ताकि जो बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे जो 4 पिलर हैं उसमें न्याय व्यवस्था भी बहुत सबसे अहम है, मैं चाहता हूँ उनके लिए एक मैसेज है। 4 पिलर में तो जहाँ तक समीर भाई जो आपके चैनल है वो सबसे बड़ा पिलर चौथा कहा जाता है। न्याय व्यवस्था तो एक एग्जीक्यूटिव और उसकी पार्ट है। चलो बहरहाल आपने कहा, मैंने मान लिया। अब बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो लगन से पढ़ाई करें। लॉ की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको चाहिए कि बेसिक किताबों के साथ साथ जो लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं वो ज़रूर देखें, उस पर पहली नज़र बनाए रखें और अबूर हासिल करें। अगर सब्जेक्ट पे अबूर आपके हासिल है, आपको
तो आप ऑटोमेटिकली आज नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, यकीनन आप एक दिन सक्सेसफुल वकील ज़रूर बन जाएंगे। और वकील बन जाइएगा तो आप एक अच्छे जज भी हो सकते हैं और एक अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी को, और जो लड़का पढ़ाई कर रहा है, अपने आप को स्टूडेंट समझते हुए अपने आप को वकील समझना चाहिए। और अच्छा वकील बनने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा वो स्टूडेंट की तरह भी हो। तमाम चीज़ों पर, तमाम विषयों पर हमारी बात हुई शबी हैदर जैदी साहब से, जो लगातार सेवा कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। तमाम विषयों पर बात हुई और यकीनन ये बात सही है कि वही देश कामयाब होते हैं, वही तरक्की हासिल करते हैं जहाँ के कानून व्यवस्था जो है हर दिन के साथ अपडेट होती है, तरक्की हासिल करती है। और उसमें जो है पंजाब में जो है लगातार सेवा कर रहे हैं। बरेली के रहने वाले, बरेली में सेथल के रहने वाले हैं और 4 सब्जेक्टों पर मास्टर किया और वकालत में जो है लगातार मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी मुबारकबाद है, वो आगे चलकर सेथल का ही नहीं बल्कि बरेली और तमाम जगहों का नाम रोशन करें और तरक्की हासिल करें। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सर हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।